स्वागत है आपका विनोद अग्निहोत्री जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। मुझे पता चला है और मुझे जानकर बहुत अच्छा भी लगा कि आपने खाड़ी युद्ध के दोनों पक्षों के साथ में सीधी बातचीत की है। जी। काम दूसरे पत्रकार नहीं कर पाए हैं। मैं समझता हूँ ये आपने अपनी तरफ से एक बिल्कुल नया काम किया है। आमतौर पर पत्रकारों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। आप भारत में जो ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के सर्वोच्च के विशेष प्रतिनिधि हैं अयतुल्लाह हकीम इलाही, उनसे भी मिले और साथ में भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं रूबेन अजहर, आपने उनसे भी मुलाकात की। जी। उनसे आपने इंटरव्यू लिए और बातचीत की। तो इसलिए आपसे इस बारे में बातचीत करना, इस बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी मुझे लगा। इसीलिए मैंने आज आपको निमंत्रित किया। वैसे तो हम लोग राजनीतिक मसलों के ऊपर नई परख के मंच पर दर्शकों से संवाद करते ही रहते हैं। तो इन दोनों से बातचीत करने के बाद में आपके ऊपर छवि क्या बनी? अगर इसको आप संक्षेप में बताएँ, तो उसके बाद उसके विभिन्न पहलुओं और भारतीय समाज और राजनीति से जुड़े पहलुओं पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जी। सबसे पहले तो मैं अभय जी आपको धन्यवाद दूंगा कि इस कूटनीतिक मुद्दे पर आपने मुझे बुलाया बातचीत के लिए। जी, जी। मैं भी थोड़ा चूंकि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का विद्यार्थी रहा हूँ हाँ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो थोड़ी बहुत एक छात्र के नाते मेरी जो है समझ, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। हुँ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको वो अंतर बताऊं जी। जो दोनों जो जो मैं दोनों जगह गया, और जो व्यवहार में जो अंतर है ना, हुँ, उससे पता लगता है कि दोनों देशों की संस्कृतियों में हुँ, और उसमें क्या अंतर है। हुँ, जब मैं ईरानी जो सांस्कृतिक केंद्र है, जो कल्चरल सेंटर है तिलक मार्ग पर, वहाँ गया, उनके जो सर्वोच्च नेता के जो विशेष प्रतिनिधि हैं अयतुल्ला हाकिमी साहब, उनसे हुँ, मिलने, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ईरान जो युद्ध में फंसा हुआ है हुँ, और जिसके 40 से ज्यादा हुँ, सुप्रीम टॉप लीडर्स, हुँ, शीर्ष स्तर के नेता और अधिकारी मारे जा चुके हैं। मतलब अली खामनेई से लेकर के और लारिजानी और तमाम सारे पाकोरो वगैरह सब जो है, जो बड़े बड़े नाम थे। फिर भी वहां जब मैं गया तो गेट पर सिर्फ उसने मेरा नाम पूछा और सीधे अंदर आने दिया। हुँ, और अंदर हमारी कैमरा टीम पीछे थी। कहीं कोई किसी तरह की सुरक्षा जांच जैसी कोई चीज नहीं हुई, ना कोई सुरक्षा का तामझाम था। हुँ, बिल्कुल एक व्यक्ति ने ना कोई फ्रिस्किंग, ना कोई सामान, ना कैमरे की जांच, ना मोबाइल की जांच, कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, और सीधे उनके कमरे में जहाँ वो बैठे हुए थे, हमको ले जाया गया, उस पे बैठे हुए थे, और वहाँ उनसे नमस्ते हुआ, बातचीत हुई। और ऐसा मतलब सामान्य सहज वातावरण में बातचीत हो रही थी, जैसे लग रहा था कि सब कुछ सामान्य चल रहा हो। और जब उनसे अली खामनेई और तमाम सारे नेताओं की जो शहादत थी या जो मारे गए उनके बारे में पूछा गया हमले में, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो शहादत की रिवायत है, परंपरा है, हुँ, और हम लोग कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। वो भी शहीद हो गए हैं हुँ, और ये लड़ाई है और इमाम हुसैन के समय से परंपरा है। तो वो लगा कि वाकई वो सांस्कृतिक रूप से वो लोग कितना तैयार है इसके लिए। हुँ, वरना तो जिस स्थिति में इस समय ईरान है, तो गेट से लेकर के और अली हकमी साहब तक पहुंचने तक कम से कम 3-4 बार सुरक्षा जांच होनी चाहिए थी। कुछ नहीं हुआ। और हुँ, उस शायद भाव से इंटरव्यू हुआ, उसके बाद चाय आई, हमने चाय पी और हम हमारी चाय पी करके वापस आ गए। जब मैं इजरायली राजदूत साहब के घर गया, हुँ, तो रुबेन आजाद साहब के यहाँ, हुँ, तो पहले ही जो है गेट पे ही हुँ, दिल्ली पुलिस की बिल्कुल कड़ी सुरक्षा। हुँ, उन्होंने नाम पूछा, नाम पूछने के बाद रुकिए, मैं रुका रहा। फिर उनका साहब आपका तो नाम ही नहीं है। फिर एक सज्जन अंदर से आए, उन्होंने अपना देखा, बोले आपका तो नाम नहीं है। हमने कहा नहीं भाई, मुझे बुलाया 5 बजे। फिर उन्होंने अमर उजाला का जब जिक्र किया तो कहा आपका तो 5:30 बजे नाम है। तो मैंने कहा 5:30 बजे होगा, लेकिन समय, लेकिन मुझे बुलाया तो अभी किया है। खैर काफी जद्दोजहद के बाद वो अंदर ले गए। अंदर मतलब कमरे के अंदर नहीं, गेट के अंदर। गेट के अंदर भी वहां सारा सामान रखवाया गया हम लोगों का। पूरी सुरक्षा जांच हुई जैसे हवाई अड्डे पर होती है। एक एक चीज, जूता, बेल्ट और घड़ी हुँ, और सब पूरा, और कैमरे की, इक्विपमेंट्स की, सबकी, हमारी और कैमरामैन की पूरी जांच हुई। बल्कि हमारे कैमरामैन कमल रावत बहुत इसको लेके हतप्रभ थे, कहते सर वहां गए थे और यहाँ बड़ा फर्क है। हमने हुँ, कहा भाई हर देश का अपना तरीका है। हुँ, फिर उसके बाद वहीं बाहरी वो गलियारे में जहाँ सब सिक्योरिटी वाले, वहीं कुर्सी 2 डाल दी गई, बैठ गए।
हुँ। फिर जब मैंने कहा भाई यहाँ क्यों बिठा रहे हैं, आप हमको अंदर बिठाइए, कहीं कोई विजिटिंग रूम वगैरह होगा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ अंदर ले आके ये बिठाया। बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, हुँ। और इंटरव्यू के बाद, और उस इंटरव्यू के दौरान भी वो एक माहौल जो था, वैसा था कि जैसे वाक़ई कोई एक तनावपूर्ण स्थिति है वेस्ट एशिया में जो है, उस वो यहाँ भी परिलक्षित हो रही थी उससे। हुँ। और वहाँ तो ये एक तो मैं अंतर मैंने आपको बताया, हुँ। वहाँ के बाद दोनों जगह का वातावरण का। एक तरफ कड़ी सुरक्षा, एक हुँ। तरफ बिल्कुल सब कुछ खुला। और हुँ। मैं आपको बताऊँ, अभय जी, ईरानी सांस्कृतिक केंद्र में सिर्फ मेरे साथ ही ऐसी खुलापन नहीं था। हुँ। वहाँ जब मैं निकल रहा था तो मतलब कम से कम 100-200 लोग आए थे, और सब इसी तरह जाके मिल रहे थे लोगों से, और उसमें महिलाएँ भी थी, बच्चे भी थे, पुरुष बुजुर्ग भी थे, कई लोग थे। तो मैं क्या, कई पत्रकार भी आए, तो उस तरह से मैंने देखा उसको। तो ये फ़र्क रहा। अब मैं आता हूँ उसके कूटनीतिक प्रश्न पर, हुँ। कि जो अभी तो मैंने एक वातावरण का फ़र्क हुँ। बताया, जो कि जी हाँ, जी हाँ। ज़रूरी है जानना दर्शकों के लिए। बिल्कुल। देखिए, कूटनीतिक रूप से जब मैं इनसे बात कर रहा था, अपने हाकिमी साहब से, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि हैं, हुँ। तो उन्होंने पहले एक कैवेट लगाया। एक उन्होंने कहा, साहब देखिए, हमारी जो पोज़ीशन है, उसमें मैं बहुत डिप्लोमैटिक बात आपसे नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप हमसे वैसे जो पूछेंगे हम ज़रूर बात करेंगे, हुँ। क्योंकि हमारी स्थिति थोड़ी-सी डिफरेंट है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपसे ऐसा कोई कूटनीतिक प्रश्न नहीं पूछेंगे जो आपको असहज करे या जिसका आप हुँ। जवाब ना दे पाएँ। वो आपका, मैं सवाल अगर पूछूँगा भी, तो जवाब देना ना देना आपका अधिकार है। उसके बाद बातचीत हुई, और हुआ ये कि चूँकि वो फ़ारसी और अंग्रेज़ी जानते थे, मैं अंग्रेज़ी और हिंदी जानता हूँ, तो उनके यहाँ एक सज्जन थे जो तर्जुमा कर रहे थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आपका कार्यक्रम हिंदी में है, तो आप हिंदी में ही बात कीजिए, सवाल पूछिए, और हम तर्जुमा करके इनको बता देंगे, ये हमें जो जवाब देंगे उसको हम फिर उसका तर्जुमा कर देंगे, अनुवाद कर देंगे। तो वही हुआ, मैं हिंदी में सवाल पूछता रहा, और वो उसका फ़ारसी में अनुवाद करते थे, और फ़ारसी में वो फिर उसका जवाब देते थे, और वो फिर वो अंग्रेज़ी में जवाब देते थे, हाकिमी साहब, और वो इस तरह से हुआ। तो काफ़ी सहजता हुई मुझे भी, क्योंकि हिंदी और अंग्रेज़ी की तुलना में अगर मुझे प्राथमिकता तय करनी हो, तो मैं हिंदी में बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि हुँ। उस पे मेरा ज़्यादा अधिकार है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं अपने को अभिव्यक्त कर सकता हूँ। हुँ। और अगर बहुत मजबूरी हो तो अंग्रेज़ी में बात कर लेंगे। हुँ। हुँ। तो इज़राइली राजदूत के साथ बातचीत में सुविधा नहीं थी। वहाँ मुझे अंग्रेज़ी में ही बात करनी पड़ी, और अंग्रेज़ी में ही बातचीत हुई। फ़र्क ये था कि जो हमारे ईरानी जो नेता हैं, उन्होंने भारत की जनता का बहुत आभार व्यक्त किया, हुँ। और कहा कि साहब, भारत से हमको बहुत, जनता का बहुत सपोर्ट मिला है, और इसलिए हम भारत की जनता को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को गैस और तेल का तकलीफ हो, तो हम उसको लेकर के चिंतित हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें भारत में हर वर्ग, हर उसका सहयोग मिला है। भारतीय संस्कृति की बड़ी बात की उन्होंने बातचीत में। उन्होंने बताया कि कैसे 7000 साल के हुँ। हमारे संबंध हैं भारत और ईरान के। गांधी जी का ज़िक्र किया कि गांधी जी को ईरान में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो वो सारी बातचीत हुई। फिर इस युद्ध को लेकर के जब उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि किस तरह इस युद्ध को ईरान के ऊपर थोपा गया है अमेरिका और इज़राइल के द्वारा। हुँ। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जिनेवा में जो बातचीत चल रही थी, ओमान के विदेश मंत्री उसमें मध्यस्थता कर रहे थे। उन्होंने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि ईरान सारी शर्तें और सारी बातें मानने को तैयार था। यहाँ तक कि अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसके निरीक्षण के लिए और इनरिच यूरेनियम सौंपने के लिए सब कुछ तैयार हो गया था। और अगले राउंड में फाइनल होने के बाद दस्तखत होने थे, लेकिन तब तक हमला हो गया। तो उनका ये कहना था, युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है और हम इस युद्ध का आखिर तक मुकाबला करेंगे। हुँ। मैंने पूछा कि ये युद्ध कब तक चलेगा, कब तक चलाया जा सकता है? तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हकीमी साहब ने, कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी चल सकता है, हम तैयार हैं। और हुँ। हमने तो इराक के साथ 8 साल तक लड़ाई लड़ी है, तो हमें कोई उससे वो नहीं है। तो उसमें भी बड़े भरोसे और आत्मविश्वास के साथ बोल रहे थे। और उसके 1 दिन पहले ही लारियानी साहब मारे गए थे। तो मुझे, जब मैं गया था इंटरव्यू करने, मुझे लग रहा था शायद इसको लेके उनके अंदर थोड़ी दुःख हो, थोड़ा आत्मविश्वास हिला हो, लेकिन मुझे वो कहीं से वो किसी तरह का आत्मविश्वास उनका कहीं कमज़ोर दिखा नहीं बातचीत में। और उसके बाद उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि भारत से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि भारत से, फिर उन्होंने कहा, भारत की जनता से बहुत उम्मीद है, और भारत एक बड़ा देश है, हमारा मित्र देश है, और हम चाहते हैं कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और
शांति की बात करे हो, तो ब्रिक्स का भी जिक्र किया उन्होंने कि भारत चूंकि ब्रिक्स का अध्यक्ष है तो उस प्रभाव का भी, उस मंच का भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा बात करते हुए उन्होंने भी कहा कि भारत के तमाम राजनेता और तमाम लोगों का समर्थन हमको मिला है और हमारे सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि जिस तरह से तमाम लोगों ने आके दी है तो उससे हमें बड़ा बल मिला है। इस तरह की बात उन्होंने की। और मुझे कहीं से भी अमेरिका को लेकर के और इजराइल को लेकर के वो तल्ख थे, और उनका ये था कि इन देशों ने 40 साल से लगातार ईरान पर जिस तरह से प्रतिबंध लगे और सारी चीजें हुई, तो उसके बावजूद हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है कि हमको कोई आसानी से खत्म नहीं कर सकता और ईरान ईरान रहेगा। मुझे बड़ा आत्मविश्वास दिखा उनके अंदर इस लड़ाई को लेकर के, और कहीं से भी कोई किसी तरह की एक कमजोरी या वो नहीं दिखाई पड़ी। अब ये उनका हो सकता है कूटनीतिक जेस्चर हो, लेकिन ये दिखा मुझे। अब इजराइल के राजदूत से बात कर रहे हैं रूबेन नजाफ साहब से, तो मिले वो, और बातचीत में उन्होंने सारी जिम्मेदारी ईरान पर डाल दी। और उन्होंने कहा कि ईरान जिस तरह इजराइल को खत्म करने की बात करता है, जिस तरह वहाँ की लीडरशिप, खासकर जो रिजीम है वो एक टेररिस्ट रिजीम है, और वो जिस तरह हिजबुल्ला और हुती और हमास को मदद कर रही है, और इजराइल, और उनका तो संकल्प है कि इजराइल को वो धरती से नामो निशान मिटा देंगे हमारी रेस का, तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसलिए जो है, और उनका ये कहना था कि ये लड़ाई तो इजराइल और अमेरिका ने नहीं, ईरान ने हमारे ऊपर थोपी है। जिस तरह आतंकवादी संगठनों को मदद दी गई है और आतंकवादी संगठनों के जरिए इजराइल को घेरने की कोशिश की गई है, वो जो है उसको लेकर के वो, मैंने गाजा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, गाजा में तो अब हम शांति स्थापना के लिए लगे हुए हैं। मैंने कहा लेकिन वहां भी तो बहुत नरसंहार हुआ इस तरह से, तो उसको उन्होंने उस घटना से जोड़ दिया। 23 अक्टूबर 2023 घटना थी कि जैसी घटना हुई उसके बाद कोई भी देश, हमारे अस्तित्व का संकट है। लेबनान में आप क्यों हमला कर रहे हैं, इस पर उनका ये कहना था कि भाई लेबनान को चूंकि हमारे वहाँ आतंकवादी संगठनों को जो है, जो इजराइल के खिलाफ है, हमेशा उनको पनाह मिलती है, तो हम उनको खत्म करके मानेंगे। और एक तरह से वो लेबनान के मिशन को एक अपना मिशन के रूप में बता रहे थे। इस लड़ाई में मैंने उसे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का प्रस्ताव किया है एक युद्ध विराम जैसा, तो 5 दिन का, उसमें जब मैंने इंटरव्यू किया था तो डोनाल्ड ट्रंप का की घोषणा 1 दिन पहले ही आई थी। तो उन्होंने कहा नहीं, युद्ध विराम नहीं है वो, उन्होंने खाली कहा कि जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है उन पर हमला 5 दिन के लिए रोक रहे हैं, वो किया है उन्होंने, अमेरिका का अपना है, लेकिन हम लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई को, मैंने कहा कब, उनसे भी मैंने सवाल पूछा कि लड़ाई कब तक चलेगी, तो उन्होंने कहा इस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचा के ही खत्म होगी। हमारे जो लक्ष्य हैं, मिलिट्री लक्ष्य, जो सैनिक लक्ष्य हैं, वो जब तक पूरे नहीं होंगे। मैंने कहा जैसे, तो रिजीम चेंज की बात उन्होंने की, वो बड़ा लक्ष्य है, और ईरान को बिल्कुल जो है एक तरह से बदल करके, और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको बदलने के बाद वो मिलिट्री लक्ष्य है, और उसके बाद वो लड़ाई रुकेगी। तो उसको, और उनके चेहरे से ये बात थी कि उनका देश युद्ध में है और युद्ध रथ देश के राजदूत हैं वो, उस तरह का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट था, और वो उसको छिपा भी नहीं रहे थे। जबकि ईरान वाले उसमें जिनसे मैंने बात की थी वो सहज भाव से बात कर रहे थे, वो बीच बीच में संस्कृति और सभ्यता और सब बातें भी करने लगते थे। विनोद जी, एक ये जो हमारे यहाँ सत्ताधारी दल है भारत में, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक दल है, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा का एक बहुत बड़ा दायरा है जिसके भीतर, हाँ, भाजपा उसकी, जिसको प्रधानमंत्री इकोसिस्टम बोलते हैं, तो हिंदुत्व का एक इकोसिस्टम है ये, सिस्टम, हाँ सिस्टम, हाँ, हिंदुत्व का एक इकोसिस्टम है वो बोलते हैं। तो इस इकोसिस्टम में इजराइल को बहुत सराहना के भाव से देखा जाता है, बड़ी प्रशंसा की जाती है इजराइल की। इजराइल को एक तरह से, इजराइल की हीरो वर्शिप है, इजराइल को ऐसे देखा जाता है कि ये एक आदर्श देश है, और भारत को भी लगभग एक विशालकाय इजराइल बनना होगा। जब भी लक्ष्य ऐसा लगता है उन लोगों का कि भारत अगर आगे कभी बनेगा कुछ, तो वो विशालकाय इजराइल बनेगा। इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है और भारत की आबादी बहुत बड़ी है, भारत क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। तो एक तो ये है, और इसके जैसा कि इस इकोसिस्टम में होता है कि इसमें इसकी जो सांस्कृतिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियां होती हैं, बड़ी फूहड़ किस्म की होती हैं। मैं उनको वो नहीं कह रहा हूँ, ये एक जैसे कि
उन्होंने मतलब ट्रम्प की प्रशंसा करें तो ट्रम्प के पक्ष में यज्ञ शुरू कर देंगे। हाँ, ट्रम्प की जिससे जिससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ट्रम्प की जो तस्वीर लगा के उस पे टिकट तिलक वगैरह लगाने लगेंगे। अरे नेतन्याहू के लिए यज्ञ शुरू हो गया था। अच्छा, अब ट्रम्प तो इतना नहीं है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रम्प की छवि इस हिंदुत्ववादी इकोसिस्टम में थोड़ी सी घट गई है। लेकिन अब उसमें नया जोश आया है। ये इजराइल के लिए यज्ञ करना, नेतन्याहू के लिए यज्ञ करना, और जब से प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, युद्ध से ठीक पहले तो प्रधानमंत्री वहीं पे थे। दुनिया के एकमात्र ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं, ऐसे राष्ट्र के नेता हैं प्रधानमंत्री, जो युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू में से एक नेतन्याहू के बिल्कुल नजदीक थे। 36 घंटे पहले उनके साथ खड़े हुए थे, उनकी संसद में बोल रहे थे, और भारत के जो यहूदी हैं, इजराइल को उनका फादरलैंड बता रहे थे जी। उसका बिना मतलब समझे हुए यहाँ पे हिंदुत्ववादी फादरलैंड फादरलैंड चिल्लाने लगे हैं। तो इनकी अभिव्यक्तियां बड़ी फूहड़ किस्म की होती हैं, बहुत ही, अब इसको क्या कहा जाए, इसलिए ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो ये जो परिस्थिति है, अच्छा, एक तरफ तो ये इस इकोसिस्टम की ये अभिव्यक्ति है, दूसरी तरफ ये जो 27-28 दिन से युद्ध चल रहा है, 27 दिन से युद्ध चल रहा है, इसने क्या किया है कि पूरे भारत में इस इकोसिस्टम को छोड़ दिया जाए, पूरे भारत में ईरान के प्रति एक हमदर्दी की लहर पैदा कर दी है। वो केवल शिया मुसलमानों में नहीं, भारत में शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है, हम जानते हैं। पूरा अवध प्रांत जो है, अवध का इलाका जो है, अवध का सांस्कृतिक क्षेत्र है, वो शिया मुसलमानों से भरा हुआ है। जी। ज़ाहिर है कि सुन्नी ज्यादा है। श्रीनगर में भी काफी शिया हैं, और भी देश में शिया कई जगह मौजूद है। केवल शियाओं में नहीं, सुन्नी मुसलमानों में भी बहुत ईरान के प्रति, शियाओं से भले ही उनको कुछ भी झगड़ा हो, ईरान के प्रति काफी रुझान दिखाई पड़ता है। सामान्य हिंदुओं में भी लोग आमतौर पर मानते हैं कि ये युद्ध जो है वो अन्यायपूर्ण युद्ध है, ये अनजस्ट वॉर है। यहाँ तक कि हिंदुत्व का जो इकोसिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर भी है बात ये कि वो अगर उससे बात पूछें तो वो भी ये मानते हैं कि युद्ध तो अन्यायपूर्ण है। लेकिन उनको विचारधारात्मक लक्ष्य उनका ये है कि किसी तरह इजराइल को जीतना चाहिए और ईरान को हारना चाहिए। ये इस तरह से। तो ऐसी ये जो स्थिति है, ये जो बंटवारा है, इस बंटवारे को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा सही इस बंटवारे को रेखांकित किया है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जैसे जब ईरानी जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने भारत की जनता का आभार व्यक्त किया। इजरायली राजदूत ने भारत की सरकार का आभार व्यक्त किया। एक तो आप समझिए दोनों का फर्क कि भाई जाहिर है आभार व्यक्त करेंगे, प्रधानमंत्री जिस तरह गए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। ये इजरायली राजदूत ने कहा भारत हमारा मित्र देश है और हम एलाइज है, स्ट्रेटेजिक एलाइज है बहुत जो है हम भारत के साथ, और भारत सरकार से पूरी उम्मीद है कि इसमें अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगी, हमारे साथ है। अब जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि सच्चाई तो ये है कि जो मतलब हिंदुत्ववादी जो इकोसिस्टम है या वो विचार प्रतिष्ठान है, उनके भी तमाम लोग ऐसे हैं जो इस युद्ध को अन्यायपूर्ण तो मानते ही हैं। अब उसमें भी एक विभाजन है। उसमें विभाजन ये है कि उसमें भी एक तबका ऐसा है जो इजराइल के समर्थक है, सब कुछ है, लेकिन वो ये मानता है कि चूंकि वो ट्रंप और इजराइल को अलग अलग करके देखता है। ट्रंप जो है, जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार, या अपने दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह बार बार लगातार पाकिस्तान को बहुत प्रोत्साहित किया है। हाँ, वो अपमान किया है कि ये कि उनको लगातार जो है उनके प्रति विवादास्पद बयान दिए, तो करके उससे वो ट्रंप से उसका मोह भंग हो गया है। वो ट्रंप इजराइल अमेरिका तीन को अलग अलग करके देखता है। वो चाहता है कि अमेरिका की हार हो जाए इस युद्ध में, यानी ट्रंप की हार हो जाए, तो ट्रंप जो है उनका गरूर टूटे, उनका अहंकार टूटे। अच्छा, और ये नई बात है आपकी। हाँ, ये, लेकिन इजराइल के प्रति उनका सहानुभूति है। उनको लगता है कि इजराइल चूंकि उनके सपनों का देश है, जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है हिंदुत्ववादी विचारधारा में, वो कहीं ना कहीं इजराइल जिस तरह का देश है ना, वही साकार होती दिखती है उन्हें। उसका एक तरह से विस्तृत रूप मान लीजिए आप, कि जिसके चारों ओर पूरा शत्रु घेरे हुए हैं अरब राष्ट्र, लेकिन फिर भी डटा हुआ है, टिका हुआ है, वीर है, बहादुर है, पूरे हर एक के लिए सैनिक शासन अनिवार्य है, सैनिक
शिक्षा अनिवार्य है, फौज में रहना अनिवार्य है, बंकर बने हुए हैं, पूरा जो, अगर आप प्राचीन उससे तुलना करें यूनान से, तो जो स्पार्टा और एथेंस का था, तो स्पार्टियन जो एक स्टेट हो, उस तरह की जो परिकल्पना है, उसमें इजराइल फिट बैठता है उनके लिए। अच्छा, एक बड़ा विरोधाभास है भाई जी, आप इसका थोड़ा मुझे इस पे स्पष्ट करिएगा कि यहूदी सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए हिटलर ने, यूरोपियनों ने, अभी भी यूरोपियन ने, एंटीसेमिटिज्म यूरोप में व्याप्त है। यूरोपियन ने, और उसमें भी हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप उनको किया। हिटलर भी उनका आदर्श रहा है। अब भले वो खुलेआम नहीं कहते हैं उस बात को, लेकिन वैचारिक रूप से भाई जिस तरह उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में गुरु गोलवरकर जी ने जो है किया है, तो हिटलर और इजराइल भी उनका सपनों का देश। ये एक छोटी सी बात कहूंगा, असल में इन लोगों का मामला, ये लोग और इनके जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, ये काफी, जैसे कहते हैं ना, जो एक गरीब आदमी होता है तो वो कहता है कि जो मिल जाता है उस पर गुजर बसर कर लेते हैं। तो ज्ञान और सूचना के मामले में जो इन्हें मिल जाता है उस पर गुजर बसर करने वाले लोग हैं ये। ये ज्यादा गहराई है, और ज्यादा गहराई वगैरह में जाने में इनकी कोई रुचि है नहीं। कोई रुचि नहीं, हाँ, और हॉर्स विजन है, बिल्कुल सीधे सामने। एक जो विचारधारात्मकता की एक समस्या होती है कि वो आपको दूसरे अन्य पहलुओं को और अपने खिलाफ पहलुओं को देखने से रोकती है। शुरू में विचारधारा आपकी मदद करती है, आपको दृष्टिकोण देती है, इससे आप दुनिया को समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें बहुत सीमित होती चली जाती हैं और आपको एक स्ट्रेट जैकेट में, बिल्कुल एक सीमित दायरे में ही कर देती है। तो ये इन लोगों की स्थिति हो गई है, क्योंकि अब इनको ये विरोधाभास भी समझ में नहीं आता कि भाई जिस हिटलर ने यहूदियों को इतना बड़ा होलोकास्ट किया, इतनी बुरी तरह उनकी हत्याएं की, गैस चैम्बरों में उनको डाला है, फिर पूरे यूरोप में जो एंटी सेमिटिज्म है, यहूदी विरोध है, मतलब है, उस यहूदी विरोध के भी जिम्मेदार यूरोपियंस हैं, पश्चिमी देश हैं, जिनका सिरमौर अमेरिका है, जिनका सिरमौर अमेरिका है, नेटो है। हाँ, नेटो है। उनको उन्होंने जो इजराइल के साथ वो कैसे मिल गए? मुसलमानों ने तो कभी यहूदियों को सताया नहीं, कभी नहीं सताया। अगर आप दुनिया का इतिहास देखें, इस्लाम में और यहूदियों के बीच में कोई भी टक्कर और कोई संघर्ष होते हुए कभी नहीं दिखाई पड़ा, कभी हुआ ही नहीं संघर्ष। ये पूरा इस्लाम और ईसाइयत में तो संघर्ष हुआ है, हाँ, लेकिन इस्लाम और ईसाइयत में संघर्ष कम से कम 1000 1,500 साल पुराना है। वो तो ईसाइयत ने इस्लाम से ही छीन के ही दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया है। पहले इस्लाम का साम्राज्य था, ईसाइयत ने उनको पराजित करके हासिल किया, लेकिन यहूदियों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। इसके बावजूद भी वो मुसलमान यहूदी, ये जो ऐतिहासिक अंतर्विरोध है, इसकी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। ये उससे न परिचित हैं, न जानना चाहते हैं। अगर आप इन्हें बताएं भी तो आपको लगेगा कि आप अपना माथा फोड़ रहे हैं कहीं से, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा उनके। असल में क्या हुआ, इस युद्ध ने एक 2-3 चीजें जो है, 2-3 तरह के नए वो आयाम दिए। पहली बात तो जो माना जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त ताकत ईरान को 1 हफ्ते में निपटा देगी, और लगा भी जब वो खामनेई और उनके तमाम सारे नेताओं की हत्या हुई, जो मारे गए युद्ध में, तो लगा भी कि शायद बिखर जाएगा। लेकिन जिस मजबूती के साथ ईरान की का पूरी जो का ढांचा खड़ा हुआ है और लड़ रहा है, और जिस तरह से अब समझौते की बात अमेरिका ने करनी शुरू कर दी, और जो मीडिएशन की बात पाकिस्तान के जरिए, इसके जरिए, तो दुनिया में आपको बताऊं कि एक भाव बड़ी तेजी से फैला है। शिया सुन्नी संघर्ष तो मैंने जिस दिन खामनेई साहब मारे गए थे, उसी दिन मैंने कह दिया था कि कई चैनलों, मैंने कहा कि अब शिया सुन्नी की जो दरार है फिलहाल पट गई है, और अरब देशों की जनता और दुनिया भर का जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो आम आदमी, वो इस मामले में ईरान की प्रति सहानुभूति बढ़ेगी, वही हो रहा है। लेकिन एक और इससे इतर चीज हुई कि मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिमों में भी ये भाव बहुत तेजी से गया, यार कोई तो है जिसने कम से कम अमेरिका के आगे डट के खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का हाथ रोका, पकड़ा कि ये क्या कर रहे हो। तो वो भाव जो है ना, क्योंकि मादुरो को जिस तरह उठाया गया था वेनेजुएला से, उस घटना की भले निंदा औपचारिक रूप से देशों की सरकारों ने की हो, लेकिन आम आदमी के अंदर उसको लेकर के आप किसी से बात कीजिए, बहुत ही खराब छवि गई थी अमेरिका की और इसकी। ठीक है, हम लोगों ने तो बहुत सारे इतिहास में पढ़ा है, वो चिली में जिस तरह किया,
ग्रेनाडा में किया और सब, लेकिन ये बिल्कुल ताजी घटना है कि एक राष्ट्रपति को आप उठा के ले आए उसकी पत्नी के साथ और हथकड़ी बेड़ी के साथ उसकी फोटो रिलीज कर रहे हैं, बड़ी अपमानजनक। तो वो पब्लिक के अंदर बहुत था और लोगों को था कि, और फिर आप ट्रम्प ने कहना शुरू कर दिया कि कनाडा ले लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, क्यूबा को भी हम सबक सिखाएंगे, ईरान को भी सिखाएंगे। और उसके बाद जब ईरान में आगे जिस तरह फंसे और ईरान से डट के खड़ा हुआ, तो एक आम जनमानस ये हो गया कि यार कोई तो है जिसने कम से कम घोड़े की लगाम तो पकड़ी, जो अश्वमेध के घोड़े की लगाम लव कुश ने पकड़ी थी, तो किसी ने तो पकड़ी, किसी ने तो हिम्मत दिखाई किसी देश ने। अब सही है गलत है वहां की रिजीम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई, लेकिन आज की तारीख में उसको सुनने को कोई तैयार नहीं है। आप देखिए जो ईरानी रिजीम को लेकर जो सवाल है, हम लोग भी सवाल उठाते रहे हैं कि वहां की लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर के, लेकिन इस समय वो सारे सवाल गौड़ हो गए हैं। इस समय सिर्फ एक ही सवाल है कि कोई भी देश अपनी शासन पद्धति का फैसला खुद करेगा, दूसरा देश कौन होता है कोई बड़ी ताकत वहां पर रिजीम चेंज करने की बात करने वाला। और ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है अमेरिका और इजराइल की रही कि अब एक देश में रिजीम चेंज करने की बात खुलेआम करने लगे, और जिसका पूरे विश्व जनमत ने, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनमत ने जो है पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया है। और यही वजह है कि जिन हिंदुत्ववादियों का आप बात कर रहे हैं, जिनका सपनों का देश इजराइल है, वो भी खुल करके इजराइल के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। नैरेटिव में बात करते हैं कभी कभी कुछ लोग हैं, जैसे हम लोग जब डिबेट डिस्कशन में जाते हैं तो कुछ फौजी अफसर जो उस विचारधारा के करीब अपने मानते हैं, या कुछ और विश्लेषक वगैरह। ये और देखिए विनोद जी, जो बड़े बड़े फौजी अफसर थे, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर जनरल वगैरह, जो बहुत अपने रुझान में बहुत ज्यादा उग्र दक्षिणपंथी रुझान रखते थे, वो तमाम, उनमें से बहुत से लोग इस युद्ध में पलट गए हैं। बिल्कुल, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, तो ज्यादातर इस समय ईरान के पक्ष में बोल रहे हैं। भारत में जो फौजी विशेषज्ञ हैं, एक तो ईरान ने जो कमजोरी की स्थिति से उबर कर फौजी लड़ाई में जो अपनी बेहतरी उसने ईरान ने दिखाई, अपनी श्रेष्ठता दर्ज की, अपनी मिसाइलों के दम पर, अपने टिके रहने के दम पर, उससे जो फौजी अफसर हैं उनकी काफी हमदर्दी ईरान की तरफ चली गई है। बिल्कुल, वो मतलब ये हो गया, वही जो मैंने कहा, ये भाव जो है कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई, कोई तो खुल के तन के खड़ा हुआ। मतलब आप उसको देखिए कि, बल्कि मैं तो सोशल मीडिया पे इस तरह की तमाम वो देख रहा था कि साहब वो जयशंकर जी का बयान जो है विदेश मंत्री का बहुत कोट हो रहा था कि चीन तो हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो और हम उसका कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो उसको कोट करते हुए लोगों ने कहा कि एक तरफ भारत के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया था गलवान के बाद और उसके बाद, और दूसरी तरफ ईरान अपने से 20 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था से जो है लड़ रहा है। बिल्कुल। और इसमें नई बात और विनोद जी में जोड़ूं, आप जो कह रहे हैं इसी बातों में, चूंकि भारत में इस युद्ध के कारण जबरदस्त ऊर्जा संकट का भारत सामना कर रहा है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है उसका मुकाबला करने की। अभी सोशल मीडिया पर कल ही निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वो पेट्रोल के ऊपर से 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है जी, डीजल पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है। तो अब स्थिति ये रह गई है कि पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी पहले 13 रुपए पर लीटर थी, वो घट के केवल 3 रुपए पर लीटर रह गई, प्रति लीटर रह गई है। और डीजल के ऊपर वो 0 हो गई है, वो 0 हो गई है। अच्छा, ये तो खैर अच्छी खबर है। सरकार भले ही चुनाव की दृष्टि से कर रही हो, भी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन इसको कम से कम हम लोगों को ये माना जाएगा कि सरकार लोगों तक पेट्रोल और डीजल महंगा। इसमें अभय जी इसमें विपक्ष को भी श्रेय देना पड़ेगा कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने बार बार ये कहा कि जो सरकार ने लाभ कमाया जब पेट्रोल, ये इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो 60 बैरल और 40 बैरल तक आ गया, $40 और $60 तक प्रति बैरल आ गया था, उसके बावजूद एक्साइज ड्यूटी हमने कम नहीं की और जो जनता से लाभ लिया गया उसका लाभ अब जनता को देना चाहिए इस संकट के समय। तो कहीं ना कहीं ये भी सरकार को मैसेज किया कि भाई लोगों में ये बात आ रही है, तो सरकार ने 10 रुपए इसलिए कम किए उससे एक्साइज ड्यूटी। अब इसी में क्या है कि अभी ईरान ने इजाजत दे दी है कि होर्मुज में जहां जो नाकाबंदी ईरान ने कर रखी है, उस नाकाबंदी में 5 देशों के जहाज आ सकते हैं जी, उनमें चीन है, उसमें रूस है, उसमें भारत भी है जी। बावजूद इसके कि भारत सरकार ने ईरान ने जो अपने ऊपर किए हमले का जवाब दिया था उसकी निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र में जो ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ वो भारत उसका को स्पॉन्सर था। बावजूद इसके कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति ने अभी तक ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक व्यक्त नहीं किया है।
इन सब बातों के बावजूद ईरान कहता है कि भारत हमारा दोस्त है और हम होर्मुज से उसके जहाज़ों को, उसके तेल और गैस के जहाज़ों को आने देंगे। और ये उसने 5 देशों के लिए तो उसने छूट दे ही दी है। अब और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं आने की, वहाँ जगह-जगह सुरंगें बिछी हुई हैं, उनको जहाज़ों को एस्कॉर्ट करना पड़ता है, तो पहले की तरह तो जहाज़ नहीं आ पाएँगे, उसमें दिक्कतें तो होंगी, लेकिन ईरान इस बात पे सहमत हो गया है कि भई इन जहाज़ों को आने देना चाहिए। जी। नहीं, ये बिल्कुल, और मुझे लगता है कि भारत ने थोड़ा कोर्स करेक्शन भी किया। शुरू-शुरू में जिस तरह जब प्रधानमंत्री जी इज़राइल गए, इज़राइल से लौट के आए, हमला हो गया और उसके बाद ख़amenei की और तमाम लीडरशिप की जो मौत हुई, उस पर कोई शोक व्यक्त नहीं किया गया। जो ईरानी जहाज़ जो हमारे यहाँ से वापस जा रहा था, उनका नेवी का हुँ, युद्धाभ्यास के बाद वो श्रीलंका के करीब उसको जो है नष्ट कर दिया अमेरिकन पनडुब्बी ने। उस पर भारत ने कोई शोक व्यक्त नहीं किया, निंदा नहीं की। ये सब चीज़ें जब हुई, हुँ, उसके बाद फिर भारत को महसूस हुआ। और हुँ, वो महसूस कैसे हुआ? देखिए अभय जी, जी, ये भी बहुत दिलचस्प चीज़ है। हुँ, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ होगा सो हुआ ही होगा, हुँ, क्योंकि तमाम सारे देशों ने अमेरिकी हमले की और इजरायली हमले की निंदा की और खamenei और उनके सारे साथियों के मारे जाने की भी निंदा की। पाकिस्तान तक ने निंदा की, जो हुँ, पूरी तरह से अमेरिका खेमे का देश है। हुँ, भारत ने नहीं की। बात भारत के भीतर हुँ, जनता के बीच में जिस तरह से इसकी प्रतिक्रिया हुई है, हुँ, सोशल मीडिया से लेकर के और तमाम सारे हुँ, माध्यमों में जिस तरह लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं कि भाई हुँ, भारत सरकार का ये रुख क्या है, और हुँ, वो जो फीडबैक भारत सरकार को मिला तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर इसकी जो है बड़ी तीखी हुँ, प्रतिक्रिया हो रही है। वो जो हुँ, बात ईरानी प्रतिनिधि ने मुझसे कही थी कि भारत की जनता ने हमको बड़ा हुँ, सहयोग किया है, उसका हम बिल्कुल आभार ठीक, व्यक्त करते हैं। बिल्कुल तो ठीक। वो भारत सरकार को भी उसका फीडबैक लगा मिला, और तब भारत सरकार ने कोर्स करेक्शन किया कि मिस्री साहब को भेजा वहाँ हुँ, शोक पुस्तिका दस्तखत करने के लिए, एक मेडिकल एड भेजी, जहाज हुँ, भेजा, एक ईरानी जहाज जो था उसको कोच्चि में जो है उन्होंने शरण दी और हुँ, रोका और उनको सबको रख के फिर उनको भेजा। और प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने फिर राष्ट्रपति, ईरानी राष्ट्रपति से बात की हुँ, 2 बार, और जयशंकर जी ने लगातार फिर विदेश मंत्री, ईरान के विदेश मंत्री अगराची साहब से जो है लगातार बात की, कई बार बात की। तो वो सब चीजें फिर कोर्स करेक्शन रूप में आई, और कहीं कहीं जो हमारा एकदम से पलड़ा उधर झुक गया था उसको बैलेंस किया गया थोड़ा सा। और यहाँ उसका भी शायद इसका एक तो भारतीय जनता का समर्थन और दूसरे ईरानियों की जो बहादुरी है। जी, क्योंकि शुरू में तो भारत के जो इनके जो फौजी सलाहकार हैं, उन्होंने राय इनको दी कि कुछ नहीं होगा, ये तो 3-4 दिन में ही मामला निबट जाएगा। हफ्ते भर, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में हो जाएगा अगर ये। हफ्ते भर चलेगा, उसके बाद में वो लोग अपने तरह से सरकार बना देंगे, ईरान में कठपुतली सरकार अमेरिका की, इज़राइल की बन जाएगी। लेकिन जब भारत सरकार ने देखा कि ये तो हो ही नहीं रहा है और उल्टा हो रहा है, जितना वो लोग नुकसान कर रहे हैं, ये लोग भी उतना ही जबरदस्त आक्रमण कर रहे हैं और इनके लड़ने की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम 10 साल तक लड़ेंगे। जी, तो हाँ, तो इसके बाद भी इन लोगों को लगा होगा कि भारत में भी उनके पक्ष में राय होती जा रही है, क्योंकि अंडरडॉग अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो अंडरडॉग होता है, यानी जो कमज़ोर है, कमज़ोर जब संघर्ष करता है, तो फिर जो जो दर्शनार्थी हो जो द दर्शक होते हैं, उसके पक्ष में हो जाते हैं। हाँ, शुरू में हमेशा सब लोग ताकतवर के साथ होते हैं, बाद में उस ताकतवर को जो कड़ा जवाब मिल रहा है, टक्कर मिल रही है, टक्कर देने वाले के साथ हो जाते हैं। ये खेल के मैदानों में भी होता है, कमज़ोर टीमें जब अच्छा खेलती हैं, तो उनको बड़ा हाँ, समर्थन मिलता है। समर्थन तो होता है। यही चीज़ हो रही है युद्ध में। जी। बिल्कुल, ये चीज़ तो हुई, और इसी वजह से भारत ने भी और तमाम देशों ने भी, आप हुँ, देखिए ना, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, इटली, इन हुँ, तमाम देशों ने अपना रुख बदला, और ट्रम्प साहब तो नाराज़गी सी बात तो है कि नाटो उनका साथ नहीं दे रहा है। हुँ, रूस, चीन तो चलिए खुल करके ईरान के साथ है। हुँ, हुँ। उन्होंने तो रूस, चीन और तुर्की, 3 तो खुल के ईरान के साथ हाँ, हैं। तुर्की खुल के ईरान के साथ है, और वो उन्होंने बयान भी दिए, और बाकायदा जो है हुँ। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि रूस और चीन अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी कर रहे हैं। अगर रूस की टेक्नोलॉजिकल मदद चीन को ईरान को नहीं होती, तो ईरान हाँ, इतने निशाने बड़े सटीक निशानों के साथ में अपनी मिसाइलें नहीं भेज सकता था। उसके पास जैसे कि जनरल बख्शी कहना है कि पहले ईरान के पास केवल तलवार थी, अब उसके पास ढाल भी है। यानी ढाल उसके भी पास है। एयर डिफेंस सिस्टम भी है, मतलब जो है, जो कि रूस ने उसको दिया है। रूस ने दिया, और रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग जो हो रही है ना, हुँ, जो देखिए किसी भी युद्ध में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। हुँ, जितनी ज्यादा सूचनाएं जिस हुँ, सेना के पास होंगी दुश्मन के हुँ, बारे में, उतना ही जो है हुँ, उसकी सफलता उसको हुँ, मिलेगी। तो वो जो सूचनाएं जो जिस तरह से रशिया जो है हुँ, शेयर कर रहा है ईरान को, और खबर तो यहाँ तक आई थी कि अमेरिका ने रशिया से कहा कि भाई
आप सूचना मत दीजिए, तो रशिया ने कहा अब यूक्रेन में की लड़ाई में हमारी सूचनाएं उनको दे रहे हैं तो हम उनको दे रहे हैं, आप भी बंद कर दीजिए। इस तरह खबरें भी आई थी, अपुष्ट रिपोर्टें थी, जिसका बाद में खंडन भी हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है, इंटेलिजेंस एक्सचेंज जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो रूस से तकनीक और सूचना दोनों की मदद मिल रही है। रूस से तो कम से कम खुल के मिल रही है, चीन से भी मिल रही होगी ये माना जाता है। हालांकि चीन इस मामले में बिल्कुल शांत भाव से उसने ईरान का समर्थन कर दिया है, उसके बाद वो बैठा हुआ है। लेकिन मैं एक बार फिर कहूं, ये लड़ाई जो है, ये जो मैं देख पा रहा हूं, ये लड़ाई मुझे लगता है इसके नतीजे आने दीजिए। और अगर जैसा कि अभी तक लग रहा है, अगर अमेरिका और इजराइल को समझौता करना पड़ा और ईरान अपनी पोजीशन बनाए रहा, तो वैश्विक व्यवस्था में काफी बदलाव आएंगे। बिल्कुल सही बात है। फिर ग्लोबल पहले ऐसी साउथ नहीं रह जाएगी, पहले ऐसी नहीं रह जाएगी। और अमेरिका का जो यूनिलेटरलिज्म है, अमेरिका चाहता है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था हो, ये सपना उनका टूट जाएगा पूरी तरीके से, और दुनिया टूट जाएगा और प्रभावी रूप से बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ चल पड़ेगी। अभय जी, तेल का व्यापार जो पेट्रो डॉलर में होता है, जिस तरह से ईरान ने युआन में शुरू कर दिया है फिर से, ईरान, खबर ये है कि ईरान जो भी तेल दे रहा है वो युआन ले रहा है उनसे। यानी अब मुझे तो कल एक सज्जन बता रहे थे तेल इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं ऑयल एंड गैस से, उनका कहना है कि भारत से भी वो युआन ही ले रहा है। अब पता नहीं कितना सच्चे है, मैं इसको पुख्ता जानकारी नहीं है। ये बात आपकी सही है कि ये युद्ध जो है डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। डॉलराइजेशन का जो मामला है, अब देखिए ईरान के तेल की भी अनुमति अमेरिका ने दे दी, जो सैंक्शन लगा रखी थी वो भी ईरान से भी खरीद सकते हैं तेल। यानी लड़ भी रहे हैं, उस तेल भी बिकवा रहे हैं। तो और अगर वो युआन में ट्रेड शुरू हो गया, रूस, चीन, ईरान ये देश अगर करने लगे, और तो निश्चित रूप से फिर डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। और अगर पेट्रो डॉलर कमजोर होता है, और इससे क्या होगा जानते हैं बहुत बड़ी जी, इससे क्या होगा कि एक बैंकों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विनिमय प्रणाली है, इसको स्विफ्ट कहते हैं। तो हर बैंक से आप जाते हैं, आपको एक तो आईएफएससी कोड मिलता है और एक स्विफ्ट कोड मिलता है। अगर आपको विदेश से कोई पैसा चाहिए तो आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है उसमें जी। हर बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है। आईएफएससी कोड बैंक की ब्रांच का होता है, कि पूरे बैंक का एक अपना स्विफ्ट कोड होता है। ये अमेरिका डॉलर आधारित स्विफ्ट कोड है। जी। चीन ने इसका मुकाबला करने के लिए अपना विनिमय सिस्टम अलग बनाया है, जो युआन आधारित है। जी। धीरे क्या होगा कि स्विफ्ट कोड के साथ साथ बैंक जो है युआन वाला कोड भी रखने लगेंगे। हाँ जी। तो एक अंतर्राष्ट्रीय करेंसी और एक करेंसी, नई अंतर्राष्ट्रीय करेंसी और आ जाएगी। हाँ, डॉलर के मुकाबले खड़ी हो जाएगी। बहुत सुंदर चर्चा हुई विनोद जी ये आज आपसे। हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों के ऊपर बातचीत की, और उसका नतीजा मोटा नतीजा उसका ये निकलता है कि ईरान के योद्धाओं का पराक्रम। जी, इसमें एक पक्ष रह गया, उसकी भी थोड़ी चर्चा। जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज जो हैं, खाड़ी के देश जो हैं, जो इस पूरी लड़ाई में बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन बेसेस उन पे हैं, उनके यहाँ है, और उन पर अटैक ईरान सबसे ज्यादा कर रहा है। तो कतर हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी हो गया, ये आपके जो देश हैं, यूएई हो गया, संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे देश जो हैं, इन पर जिस तरह ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं, उनके सामने भी एक प्रश्न खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका उनको सुरक्षा दे सकता है। अगर अमेरिका उनको सुरक्षा नहीं दे सकता है तो उनका भी एक थिंकिंग शुरू हो जाएगी, या हो गई है, कि फिर अमेरिका की जरूरत क्या है हमको, जाओ तो समेटो पूरी बिस्तर, और हम अपना हम क्यों झटके में पड़े। तो वो भी एक, अगर ऐसा होता है तो एक वर्ल्ड ऑर्डर को वो भी प्रभावित करेगा, जीसीसी कंट्रीज का, खाड़ी के देशों का। और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण वो इसलिए है कि हमारे 1 करोड़ के आसपास लोग खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं, और उनका रेमिटेंस भी आता है जबरदस्त वहां से विदेशी मुद्रा का। तो अगर ऐसा कोई बदलाव होता है किसी तरह का, तो भारत को भी अपनी एक पुख्ता नीति बनानी पड़ेगी इस मुद्दे में। तो इसका मोटे तौर पर ये हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईरान के योद्धाओं का पराक्रम और भारत की जनता का समर्थन, इन दो चीजों ने मिलकर हमारी राजनीति पे और लोगों की राजनीतिक समझ, इस युद्ध के बारे में लोगों का रुझान, इन सबको बहुत प्रभावित किया है। यहाँ तक कि भारत सरकार का रुझान भी इन दोनों बातों से बहुत प्रभावित हुआ है। धन्यवाद विनोद जी, बहुत हम लोगों ने सुंदर चर्चा की, और इस पे हम लोग अपनी निगाह रखेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है। आज आखिरी दिन है डोनाल्ड ट्रंप के, जो 5 दिन थे उनका आखिरी दिन है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद
हर कीमत पे कुछ न कुछ वार्ता चाहते हैं, तो हो सकता है कि उस इसको 5 दिन के अल्टीमेटम को और बढ़ा दें। लेकिन साथ में युद्ध भी पूरी जोश-ओ-खरोश के साथ चल रहा है दोनों तरफ से। ईरान इज़राइल के ऊपर धुआँधार आक्रमण कर रहा है, इज़राइल भी उसका जवाब दे रहा है, लेकिन अब ईरान के आक्रमण बढ़ते जा रहे हैं और इज़राइल को अब ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि तेहरान को जितना नुकसान होना था, वो हो चुका है। अब नुकसान झेलने की बारी इज़राइल की है। बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी। जी, नमस्ते।